So we will discuss the UPPCS Mains 2024 papers, starting right from GS1 and going till GS6. आराम से करेंगे. We will not hurry. बहुत जल्दी में नहीं करना है, आराम से करना है. क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस. We'll try to figure out कि एग्ज़ाम हॉल में बैठ के उस क्वेश्चन में हम क्या लिख सकते थे, या फिर किस तरीके से उस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर किया जाता था, या उसको प्रेजेंटेशन वाइज उसको हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते थे उस क्वेश्चन में. कोई मैप डाल सकते थे, कोई डायग्राम डाल सकते थे, या फिर हब एंड स्पोक मॉडल, या फिर सन डायग्राम्स क्या हम यूज़ कर सकते थे, फ्लो चार्ट्स, ग्राफ्स, पाई चार्ट्स. ये सब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कि हम क्या यूज़ कर सकते थे जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स फेच कर पाए. तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट ये रहेगा कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स. चैलेंज ये नहीं है कि आप लिख के क्या आते हो, चैलेंज ये है कि आप मार्क्स कैसे स्कोर करते हो. क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जिनसे आप पूछोगे उनके पेपर्स तो कंप्लीट होके, मतलब कुछ तो लिख के आया ही है लोगों ने, लेकिन सिलेक्शन तो 15,000 में से 3,000 का ही इंटरव्यू कॉल आना है. तो वो जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो हमें मार्क्स फेच कराएगा इस एग्ज़ाम में, हम उस चीज़ का डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन. एक और चीज़ करेंगे, हम PYQ मैपिंग करेंगे कि जिससे हमें आइडिया लग सके कि मार्केट में दो ट्रेंड्स हैं. एक कि नो द पेपर वॉज नॉट दैट डिफरेंट, पेपर वॉज नॉट दैट डिफ़िकल्ट, कि जैसे PYQs आए थे, जैसे पिछले साल में UPPCS ने क्वेश्चंस पूछे हैं उसी तरह के क्वेश्चंस आए थे, यानी कि सिमिलर लाइंस पे. और एक जो मार्केट में बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि नो दिस ईयर वॉज फार डिफरेंट देन प्रीवियस ईयर. सो विल ट्राई टू एनालाइज कि क्या था, मतलब सिमिलर था या फिर डिफ़िकल्ट था, किस लेवल तक डिफ़िकल्ट था. मतलब विल ट्राई टू फिगर आउट इन डिटेल अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम एग्ज़ाम हॉल अप्रोच से, व्हाट इज़ एग्ज़ाम हॉल अप्रोच, मतलब आप उस गिवन टाइम फ्रेम में कितना सोच सकते हो, हम उस हिसाब से इस पेपर को डिस्कस करेंगे. आपको एग्ज़ाम हॉल के बाहर बैठ के ये बता देना कि हाँ ये भी लिख सकते थे, वो भी लिख सकते थे, ये भी वैल्यू एडेड कंटेंट डाल सकते थे, वो भी वैल्यू एडेड कंटेंट डाल सकते थे. बट एग्ज़ाम हॉल में बैठ के 12 मार्कर क्वेश्चंस को 10 मिनट में अटेम्प्ट करना और 8 मार्कर को 7 मिनट में अटेम्प्ट करना, ये जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जो कि बाहर बैठ के एनालाइज करने वाले लोग भूल जाते हैं. बिकॉज यू आर इन अ कंसिस्टेंट हरी, यानी बहुत ही जल्दी में होते हो आप, तो उस समय बहुत सी ऑब्वियस चीज़ें भी आप भूल जाते हो. ऐसा नहीं होता कि आपको सब कुछ याद आ रहा होता है, आप बहुत सारी बहुत ही ऑब्वियस चीज़, बहुत ही जो कि आपकी डेली बातचीत में आप कभी बोल देते होगे, डिस्कस कर लेते होगे, वो भी भूल जाते हो. एट दैट मोमेंट आपको कितना वैल्यू एडेड कंटेंट याद आता है, बहुत ही, मतलब वैल्यू एडेड कंटेंट जिसकी वजह से पूरी मार्केट मतलब चल पा रही है. इस वैल्यू एडेड कंटेंट की कितना रेलेवेंस है एग्ज़ाम में, ये आपको एग्ज़ाम लिखते हुए समझ में आता है. आपने भले फैक्ट शीट में 100 फैक्ट 150 फैक्ट डाले होंगे, लेकिन आप खुद से पूछो या फिर किसी से भी पूछना कि इन 100-150 फैक्ट्स में से 1/4 या फिर 1/5 से इतना ही आप रिसाइकिल कर पाते हो पर पेपर, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ नेचर ऑफ क्वेश्चंस. बट क्या इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अटेम्प्ट करते हो हर एक क्वेश्चन को,
अटेम्प्ट करते हो, स्ट्रक्चर करते हो। स्ट्रक्चर मतलब एक तो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन बनाते हो, और दूसरा स्ट्रक्चर होता है कि कहीं कंपेयर करने को दे दिया तो आप डिफरेंशिएट करके 2 टेबल बनाओगे, है ना। कहीं बहुत सारे कंपोनेंट्स पूछ लिए तो कैसे डील करोगे, कहीं पे मैप का यूज़ करना है, कहीं पे नहीं करना है। वो सब स्ट्रक्चरिंग का पार्ट होता है कि आप कितना ज़्यादा, मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में 3 कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं, तो आप हर एक कंपोनेंट को कैसे एड्रेस करते हो, कैसे उसको डील करते हो क्वेश्चन में, ये भी स्ट्रक्चरिंग का ही पार्ट होता है। कुछ लोग चैलेंजेस बहुत बड़ा लिख देंगे 3 पेज का, और सॉल्यूशंस बताएंगे आधे पेज में भी नहीं। कुछ लोग सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा बता देंगे, चैलेंजेस बहुत कम बताएंगे। तो वो जो बैलेंस अप्रोच होती है ना, कि हाँ हम 1.5 पेज में ये लिखेंगे, 1.5 पेज में ये लिखेंगे, या फिर 4 लाइन 5 लाइन का इंट्रोडक्शन, 4 लाइन 5 लाइन का कंक्लूजन, और बाकी कंपोनेंट्स को हम सिमेट्रिकली अरेंज्ड करेंगे, ये होता है स्ट्रक्चरिंग वाला पोर्शन। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं। कोई कहता है कि आप कैसा भी लिख के आओ, कंटेंट इज़ द किंग। लेकिन ह्यूमन माइंडसेट की एक, मतलब आप ह्यूमन इंटरवेंशन है तो वहाँ पे ब्यूटी, जिसको हम कहते हैं कि जहाँ भी ह्यूमन इंटरवेंशन होगा वहाँ ब्यूटी हैज़ अ वैल्यू। whenever you see a copy, yes, whenever you see a copy, जैसे ही आप कॉपी देखते हो, एक आपका मेंटल इम्पैक्ट पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन हैंड राइटिंग, स्पेसिंग, ओवरऑल प्रेजेंटेशन, मतलब प्रोपोर्शन ऑफ स्पेस यूज्ड। फॉर वेरियस कंपोनेंट्स, जैसे इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में, आप पेज आपका कितना सिमेट्रिक दिख रहा है। कोई सब हेडिंग आपकी पेज के लास्ट लाइन से तो नहीं स्टार्ट है, सब हेडिंग्स का बैलेंस कितना अच्छा है, क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है आपने वो लिखा है, या अपने मन से डायमेंशंस ऐड करके लिखी है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं प्रेजेंटेशन में, कि हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर्स, वो देखने में कितना विजुअली अपीलिंग है। तो स्ट्रक्चरिंग होता है, फिर प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन के बाद आता है मतलब आपका वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब आपने कितना एक्स्ट्रा कंटेंट लिख दिया है। वैल्यू एडिशन का सिंपल मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएटिंग कंटेंट, जो कि आपकी कॉपी को दूसरों की कॉपी से अलग बनाएगा, या फिर आपके आंसर्स के वो 2-4 पॉइंट जो कि आपके आंसर्स को दूसरों के आंसर से डिफरेंट बनाएंगे, ये होता है वैल्यू एडिशन। ओके, तो सबसे पहले आप अटेम्प्ट करो सारे क्वेश्चंस, स्ट्रक्चरिंग अच्छे से करो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो आपकी, डिमांड को एड्रेस करो। डिमांड सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप डिमांड को एड्रेस करो। पूछा जो है वो बताओ, जो नहीं पूछा है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूछा नहीं है। कुछ लोग अज्यूम करते हैं कि हम ज़्यादा बता देंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। आई डोंट थिंक ऐसा होता है। जो पूछा है आप उसको ही जितने अच्छे से बता दोगे, उसी के बेसिस पे आपको अच्छे मार्क्स मिलने होंगे तो मिलेंगे, बुरे मार्क्स मिलने होंगे तो मिलेंगे। बट आपको नहीं आ रहा है, आप अपना लैक ऑफ नॉलेज छुपाने के लिए आप एक्स्ट्रा डायमेंशंस ऐड कर दो और सोचो कि उसके लिए आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। आप प्रेजेंटेशन में इनोवेटिवनेस लेके आओ, आप इंट्रोडक्शन अच्छे से लिखो, कंक्लूजन अच्छे से लिखो, बॉडी के पॉइंट्स में जो डिमांड है उसको एड्रेस कर दो। आई थिंक दैट वो जो है आपका मतलब वही इम्पॉर्टेंट है। मीन्स इज़ ऑल अबाउट राइटिंग व्हाट इज़ आस्क्ड। इसमें ये नहीं होता कि जो नहीं पूछा है वो भी लिखे जाएगा जस्ट बिकॉज पेपर भरना है या हमें कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे, कीपिंग इन माइंड
जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे की चीज़ है, एग्ज़ाम हॉल माइंडसेट एंड एस्पिरेंट्स माइंडसेट, कि एस्पिरेंट जब लिख रहा है तब उसका माइंड कैसे फंक्शन कर रहा है, हम उस चीज़ को इस पूरे एनालिसिस में भूलेंगे नहीं। हम ट्राई करेंगे कि 12 नंबर वाले कोई भी क्वेश्चन 10 मिनट से ज़्यादा हम एक्सीड ना करें, 8 नंबर वाले कोई भी क्वेश्चन हम 7 मिनट से ज़्यादा एक्सीड ना करें, और 7 मिनट अगर हम लिखने में लगा रहे हैं तो इसको हमको सोचने में 2 मिनट मैक्सिमम लगाना चाहिए। तो गोइंग बाय दैट लॉजिक ये सेशन 1-1.5 घंटे का होना चाहिए पर पेपर। अब हम देखेंगे कि कितना लंबा होता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग इट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कि देखते हैं कैसा होता है ना। सो GS1 से स्टार्ट करते हैं। यस, माइक्रो मैक्रो एनालिसिस करेंगे। व्हाट डज माइक्रो एंड मैक्रो एनालिसिस मीन्स? माइक्रो ऑब्वियसली मतलब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 20 जाएंगे। बट मैक्रो में हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू फिगर आउट कि व्हाट वाज मतलब ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द पेपर। ये ओवरऑल कैसा है पेपर, है ना, डिफ़िकल्ट है, इजी है, मॉडरेट है, या फिर चैलेंजिंग है, स्ट्रक्चर बनाना आसान नहीं है, या प्रेजेंटेशन में डाइवर्सिटी ला पाना आसान नहीं है, कंक्लूजन लिख पाना डिफ़िकल्ट है। विल ट्राई टू फिगर आउट कि ये माइक्रो और मैक्रो लेवल पे कैसा है। ओके, सो स्टार्टिंग विद GS1, ये हमारा GS पेपर 1 है। GS1 जो कि 30 जून को, GS पेपर 1 30 जून 2025 को सुबह 9 से 12 बजे के बीच में लिया गया था। ऑब्वियसली 20 क्वेश्चंस हैं, 10 छोटे क्वेश्चन हैं 125 वर्ड्स के, और सेक्शन बी में 10 लॉन्ग आंसर्स हैं 200 वर्ड्स ईच। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। कीप द वर्ड लिमिट इंडिकेटेड इन द क्वेश्चंस इन माइंड। ठीक है, तो हम वर्ड लिमिट को भी ध्यान रखना है। हालांकि एग्ज़ाम में कहा जाता है कि आपको whatever pages you have got, you have to use them wisely। यूज़ देम वाइजली का मतलब क्या है कि आप उसमें वर्ड लिमिट को बहुत ज़्यादा एक्सीड ना करते हुए अच्छे से लिखो। ओके, सो वो जो स्पेस है उसको आप अच्छे से यूज़ करो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि इंट्रोड्यूस द लिटरेरी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। लिटरेरी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। अब आप इसमें बिल्कुल बेसिक अप्रोच हम एक एक्स्ट्रा पेपर ऐड करेंगे। लिटरेरी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो क्वेश्चन है एंशियंट हिस्ट्री के बाद एंशियंट इंडियन हिस्ट्री और इसके लिटरेरी सोर्सेस। तो इंट्रो में हम क्या लिख सकते हैं? इंट्रो में ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली रिच कल्चरल हेरिटेज testified by the presence of huge variety of rich cultural heritage testified by the presence of huge variety of books or literary evidences
starting from Rig Veda to the पुराणास। ये एक तरीका हो सकता है स्टार्ट करने का कि एंशियंट हिस्ट्री और लिटरेचर को आप कनेक्ट कैसे करते हो। तो इंडिया की रिच एंशियंट कल्चर है, हेरिटेज है, और वो रिच कल्चरल हेरिटेज जो है वो हमारे जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास एविडेंसेस हैं, उसी से टेस्टिफाई होता है। मतलब हम उसी से चेक कर पाते हैं, उसी से हम अंदाज़ा लगा पाते हैं कि हमारा हिस्ट्री कैसी है। ठीक है, तो ये हमें इंट्रोडक्शन बता दिया कि लिटरेचर की इम्पोर्टेंस क्या होती है, ऋग्वेदा से लेकर के पुराण तक का है हमारे पास। हाँ, अब इंट्रोड्यूस द लिटरेरी सोर्सेस। अब हम एक सब हेडिंग डालेंगे, लिटरेरी सोर्सेस फॉर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक, एक हमने सब हेडिंग डाली। अब हम टेम्पोरल अप्रोच अप्लाई करेंगे। टेम्पोरल मतलब टाइम ट्रेवल करेंगे हम। तो हिस्ट्री के सारे जो भी हमारे पास ऋग्वेदा से लेकर के एंशियंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो गुप्ताज तक आएंगे। ऋग्वेदा से लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट पीरियड हैं हम उनको लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेदिक, लेटर वैदिक, then we have the Mahajanpadas, then obviously we have the Mauryas. After Mauryas we have some, like Gupta is the major one, और हम एक और ऐड कर सकते हैं फॉरेन इंटरैक्शंस। ये हमारी सब हेडिंग्स हो जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 सब हेडिंग हो गई। अब ऑब्वियसली हम ऋग्वेद में केवल एक ही बुक थी ऋग्वेद, लेटर वेद में उसकी संहिताज आ गई। महाजनपदास पीरियड में हम अंगुत्तर निकाय वगैरह की बात करते हैं। मेगस्थनी मौर्यास टाइम में मेगस्थनीज की इंडिका थी और चाणक्य की अर्थशास्त्र थी। गुप्ता पीरियड में बहुत सारी पुराण आई। साइंस एंड टेक में आपकी सूर्य सिद्धांत ये वो आई। कालिदास इम्पोर्टेंट। फिर फॉरेन इंटरैक्शंस में जैसे फाहियान, ह्यूनसांग के जो ट्रैवल रिकॉर्ड्स थे, है ना। तो ये सारे हमारे सोर्सेज बनते हैं, लिटरेरी सोर्सेज, जो कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को हमें पहुंचाते हैं, यानी उसके बारे में हमें ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं। ठीक है, अब हम इसको 2-2 लाइन में जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करेंगे और कंक्लूड कर देंगे। दिस ये दिखाता है ऑल दीज लिटरेचर, दिस लिस्ट या दिस जो भी हमने लिस्ट किया हुआ है लिटरेरी सोर्सेस, वो हमें दिखाता है कि रिकॉर्ड ऑफ कंटेम्पररी इवेंट्स paves the way for future social growth है ना। इस टाइप का हम कंक्लूजन कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इंट्रोड्यूस द लिटरेरी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। गिव एन अकाउंट ऑफ चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और आराम से लिखना होगा।
ये क्वेश्चन इजी है और डिफ़िकल्ट भी है। जो भी challenges just after independence. Here in this question you can start with a quote कि political revolution ended with independence, but social revolution started. आई थिंक ये किसी पॉलिटिकल थिंकर ने टाइप ग्रैनविल ऑस्टिन या किसी का कोट है, आई एम नॉट सो श्योर, बट वहाँ पे इतना दिमाग में आएगा तो मैं ग्रैनविल ऑस्टिन लिखाऊंगा। ओके, अब हम ट्रेस करेंगे कि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट वर द चैलेंजेस। तो अब हम इसमें सेक्टोरल अप्रोच लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला पॉलिटिकल चैलेंजेस, सोशल चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस, लिंग्विस्टिक चैलेंजेस। रूरल चैलेंजेस छठा, सिक्स्थ ऑब्वियसली जेंडर या फिर कास्ट या फिर जेंडर एक आ जाएगा। बहुत सारे चैलेंजेस थे, है ना। अब आप लिखते जाओ पॉलिटिक्स में क्या चैलेंज था। न्यू लीडर्स की कमी थी, ग्रास रूट लीडर्स तो थे हमारे पास लेकिन स्केलेबिलिटी नहीं थी। सोशल चैलेंज क्या था, बहुत सारे डिस्पैरिटीज़ थी, बहुत सारे डिवाइड्स थे, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जैसी चीज़ें थी। इकोनॉमिक चैलेंज क्या था, सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थी, हम फूड ग्रेन्स के लिए भी डिपेंडेंट थे। लिंग्विस्टिक चैलेंज जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब हो गया, तो वहाँ पे अपना लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट मांगने की डिमांड थी, वो एक चैलेंज था। रूरल सोसाइटीज़ ऑलमोस्ट डी इंडस्ट्रियलाइज्ड थी। फेमाइन और पॉवर्टी वर हाउस होल्ड नेम्स। कास्ट और जेंडर, कास्ट इनइक्वालिटी, कास्ट हायरार्की आप लिखोगे, कास्ट इनइक्वालिटी से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, मतलब ज़्यादा सीवियरिटी है हायरार्की में। कास्ट हायरार्की अपने चरम पे थी और उसके साथ ही पेट्रियार्की, वुमेन कन्फाइंड टू होम्स, वुमेन को होम मेकर से ज़्यादा देखा नहीं जाता था इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटी। वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स वॉज वेरी लेस। तो ये तो चैलेंजेस थे, ठीक है। आप ये चैलेंजेस लिखते लिखते आराम से आपको डेढ़ पेज ख़त्म हो गया आपके पास। अब आपको कंक्लूड करना है। आप कंक्लूजन में ही वे फॉरवर्ड डाल सकते हो। वे फॉरवर्ड क्या, इंडिया कैसे सही हुआ, इंडिया विथ स्टेप्स लाइक लैंड रिफॉर्म्स, नेशनलाइजेशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन एटसेट्रा faced or tackled these issues and went on to become the fourth largest economy in 75 years. This is how you connect. सेल्फ लिमिटिंग माइंडसेट नहीं रखना है कि अच्छा हमें याद नहीं आ रहा क्या क्या चैलेंजेस था। आप अप्रोच लगाओ
कि हाँ ये डायमेंशंस थी, आपको चैलेंजेस अपने आप याद आएंगे। आप माइंड को खुला रखो, आप अपने आप ही ऐसा कंक्लूजन लिखोगे। बट वंस यू स्टार्ट गेटिंग इन टू द ट्रैप ऑफ थिंकिंग एंड राइटिंग एंड नॉट अलाउंग योर सेल्फ कि आप सिलेबस के बाहर भी सोच पाओ, इंटर डिसिप्लिनरी थाट भी आ पाए, ये जो राइटिंग है ये आपकी बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के नहीं निकल पाएगी। आप कोट भी डाल रहे हो, डेटा भी डाल रहे हो, कॉन्टेम्पररी इवेंट से कनेक्ट भी कर रहे हो, मल्टीपल पॉइंट्स भी जनरेट कर रहे हो, है ना। नेपोलियन